Welcome back, students. Continuing with the previous session, question number 21 and question number 24 of amalgamation of companies was your homework. सबसे पहले हम आज के सेशन में इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. देखा जाए तो वैसे क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, बट क्वेश्चन नंबर 24 वाज एक्सट्रीमली इजी. ठीक है, तो आइए फटाफट से इनके आंसर्स को एक बार डिस्कस करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 21. P Limited and Q Limited decided to amalgamate as on 1/4/2016. Their summarized balance sheet as on 31/3/16 were as follows. इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व. ध्यान रखें, इट्स अ स्टैट्यूटरी रिजर्व. अगर अमेलगमेशन परचेज के नेचर का होगा तो ये हमें कंपल्सरीली एक्वायर करना पड़ेगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10% डिवेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, टैक्स प्रोविजन, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसेबल, इन्वेंट्रीज, कैश एंड बैंक. तो बैलेंस शीट बड़ा नॉर्मल सा है. अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे यहाँ पे बैलेंस शीट आपको अवेलेबल है. From the following information, you are required to prepare the balance sheet as on 1/4/16 of a new company R Limited, which was formed to take over the business of both the companies and took over all the assets and liabilities. सारे के सारे एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर कर दिए और हमें न्यू कंपनी का बैलेंस शीट बनाना है. ठीक है, आंसर कैसे देना है ये मानते हुए कि अमेलगमेशन परचेज के नेचर का है. ध्यान रखें, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी हैं, तो आपको जर्नल नहीं बनाना था, आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाना था. 50% debentures are to be converted into equity shares of the new company. लिखा है जो इस पुरानी कंपनी के 50% डिबेंचर्स हैं, यानी P कंपनी के और Q कंपनी के 50% डिबेंचर्स, आधे आधे डिबेंचर्स जो होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे. इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन करंट इन नेचर. ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख देंगे बैलेंस शीट में. Fixed asset of P Limited were valued at 10% above cost and that of Q Limited at 5% above cost. So fixed assets को 5% and 10% above हमें वैल्यू करना है. 10% of trade receivables were doubtful for both the companies. Inventories to be carried at the cost. तो 10% का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा on trade receivables. Preference shareholders were discharged by issuing equal number of 9% preference shares. जितने अभी preference shares हैं उतने ही प्रेफरेंस शेयर इशू करें और इशू भी करा है एट पार. इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द ट्रांसफर्ड कंपनीज आर टू बी डिस्चार्ज बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ द न्यू कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर. तो ये लिखा है कि इक्विटी शेयर्स ₹15 पे इशू करने हैं, बट कैन यू टेल मी कि हमें कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं? ये बात तो नहीं लिखा ना. प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बात क्लियर है, जितनी पुरानी कंपनीज के पास में शेयर्स हैं उतने ही न्यू कंपनी में भी शेयर्स निकल कर आएंगे. ध्यान रखें, यहाँ पे रुपीज इन थाउजेंड्स है, रुपीज आर इन थाउजेंड्स, मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कितनी है? 60,000, 40,000. ठीक है, और क्वेश्चन में क्या लिखा कि जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे. ठीक है, और एट पार इशू करेंगे. तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है वो भी एट पार है और जो न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू होंगे वो भी एट पार इशू होंगे. तो एक बात तो क्लियर है कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स को सेम वैल्यू का पेमेंट करना है. यानी इनका पहले पेमेंट था 60,000 एंड 40,000, हम अभी भी कितना पे करेंगे? 60,000, 40,000. यानी पीसी का अमाउंट आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए तो मालूम है 60,000, 40,000, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हमें सेम नंबर ऑफ शेयर इशू करने? नो, ऐसा नहीं लिखा. ओनली प्रेफरेंस शेयर्स के लिए लिखा है कि हमें इक्वल नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं. ठीक है ना, बट प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यहां पे ऐसा नहीं लिखा कि हमें इक्वल नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं. तो अब क्या करें? मतलब इक्विटी शेयर्स के लिए ऐसा नहीं लिखा, प्रेफरेंस शेयर के लिए लिखा हुआ था. तो हमें यहाँ पे पीसी जो है वो नेट पेमेंट मेथड से कैलकुलेट करने का मौका नहीं मिल पाएगा. वो तब पॉसिबल होता जब आपको इक्विटी शेयर्स में कोई पर्टिकुलर रेशो गिवन होता कि हमने इस रेशो में इतने इतने शेयर इशू कर दिए, राइट? या फिर हमें एग्जैक्टली नंबर अवेलेबल होता कि हमने 4 लाख या 5 लाख इक्विटी शेयर इशू कर दिए. तो बच्चों, नेट एसेट मेथड से हमें पीसी निकालना पड़ेगा और नेट एसेट मेथड से पीसी निकालने के लिए आपको मालूम है क्या करना होता है. हम सारे के सारे एसेट्स लेंगे जो भी हमने टेक ओवर करें, हम सभी तरह की लाइबिलिटीज माइनस करेंगे जो हमने टेक ओवर करी है, एंड दिस इज टू बी डन एट व्हाट? एट द मार्केट वैल्यूज. ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन. अगर हम देखें इसका तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन, हाउ टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन.
एसेट टेकन ओवर, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, देखिए बिल्डिंग का वैल्यू हमें यहाँ पे 10% अप करके लेना है, बिकॉज देखा है फिक्स्ड एसेट्स को पी लिमिटेड में 10% अबव वैल्यू करना है और क्यू लिमिटेड में 5% अबव वैल्यू करना है। एंड व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों की वैल्यू को 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली अप करना है, ठीक है। तो 1,20,000 की जगह पर क्या आएगा 1,32,000 एंड 1 लाख की जगह पर क्या आएगा 1,05,000। और अगर प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो 1,60,000 की जगह पर आ जाएगा 1,76,000 एंड फॉर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ क्यू इंस्टेड ऑफ 1,40,000 इट विल बी 1,47,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है, जितना वैल्यू पुरानी कंपनीज के पास में उतना ही लेना है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहाँ पर वो गिवन है 80,000 50,000, सेम टू सेम वैल्यू लिया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स पे हमें एक्स्ट्रा 10% का प्रोविजन क्रिएट करना होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आप देखिए हमने सेम वैल्यू पे लिया है, ठीक है, और उसमें से प्रोविजन हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो जैसा हम पहले से प्रेजेंटेशन करते हुए आए हैं हम उस तरह से भी कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल को फुल वैल्यू पे लिख के अलग से हमने लायबिलिटीज के साइड में प्रोविजन माइनस कर दिया, हम ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसा यहाँ पे हमने डायरेक्ट शो कर दिया वैसा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर जर्नल एंट्रीज बनाने को क्या हमें कह देते, अगर जर्नल एंट्रीज बनाने को बोलते हैं तब तो आपको मालूम है कि आपको प्रोविजन की एंट्री अलग से बनानी पड़ती है, बट ये तो आपका वर्किंग नोट है, तो यहाँ पे आप प्रोविजन की एंट्री अलग से ना बनाकर आप डायरेक्टली डेटा से माइनस करके भी शो कर सकते हैं, ठीक है। इट्स योर चॉइस, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पे भी आपको प्रोविजन अलग से शो करना जरूरी है, बट जब जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो जर्नल की एंट्रीज में प्रोविजन अलग से शो करना पड़ेगा। इनफैक्ट जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो भी आपको प्रोविजन अलग से शो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इन्वेंट्रीज का वैल्यू सेम कॉस्ट पे आ जाएगा 72,000 80,000, ठीक है, और कैश एंड बैंक जो है वो भी सेम वैल्यू पे आएगा 80,000 50,000। आइए जी हम माइनस करेंगे लायबिलिटीज को। क्या लायबिलिटीज के बारे में डिबेंचर्स के लिए कुछ लिखा हुआ है, बस इतना लिखा है कि हमें डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना है, बट अगर डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो भी जाएंगे तो भी उनकी वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जितनी वैल्यू पहले है उतनी वैल्यू बाद में होगी। बस डिफरेंस क्या होगा कि जो कुछ डिबेंचर्स होंगे वो शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग डिबेंचर्स हैं वो एज इट इज वहीं पे रहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिबेंचर्स की वैल्यू सेम है, दैट इज 1,60,000। देखिए आप ट्रेड पेबल्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम आएगा 50,000 30,000, देख लीजिए। एंड इन द सेम वे जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, सेम वैल्यू पे आ जाएगा 14,000 एंड 8,000। तो ये सब कुछ माइनस करने के बाद मेरे पास परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ गया 4,57,000 एंड 3,97,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज 4,57,000 and 3,97,000 respectively for P Limited and Q Limited. Amount of PC 4,57,000 and 3,97,000. All right. अब जैसा हमने पिछले सेशन में क्वेश्चन किया था, आपको मालूम है कि पीसी निकालने के बाद, परचेज कंसिडरेशन निकालने के बाद हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये जो पीसी का पेमेंट है वो हमें किसको करना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेमेंट रिसीव करने के लिए दो डिफरेंट पार्टीज हैं, एक तो है इक्विटी शेयर होल्डर्स और दूसरे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो जैसा हमने पिछले सेशन में जो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला क्वेश्चन था वहां पे हमने डिवीजन किया था कि पीसी का कितना पोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिलोंग करेगा और पीसी का कितना पोर्शन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बिलोंग करेगा, वही सेम चीज हमें यहाँ भी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये जो पीसी का अमाउंट निकल कर आया है 4,57,000 एंड 3,97,000, ये दो पार्टीज को पे करना है। वी हैव टू पे इट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था अभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमें कितना पेमेंट करना है, ये चीज हमें पहले से मालूम है, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपको सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं और उसको भी इशू करना है एट पार। तो पुरानी कंपनी जो पी है उसके पास में अभी कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इट इज हैविंग 600 प्रेफरेंस शेयर्स, एंड जो पुरानी कंपनी क्यू है उसके पास में कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं 400।
तो 600 and 400 and the issue is at par value. What is the par value of preference share in this case? 100 rupees. तो इसका मतलब जो न्यू कंपनी है, न्यू कंपनीज आर लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कितना करेगा? 60,000, 40,000, जितना पेमेंट पहले था उतना ही अब किया जाएगा। तो अगर टोटल पीसी में से, सुनिए, अगर टोटल पीसी में से 60,000 और 40,000 हमने पे कर दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो जो रिमेनिंग पेमेंट है वो किसको मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट जो है वो यहाँ पे डिसाइड हो गया है 3,97,000 एंड 3,57,000। ये इतना पेमेंट जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? 60,000 and 40,000 is for the preference shareholders and 3,97,000 and 3,57,000 is for the equity shareholders. Is that clear or not? ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया? हमने यहाँ पे पीसी कैसे निकाला है? The value of purchase consideration is calculated by using the net asset method. तो net asset method के अकॉर्डिंग टोटल पीसी आया 4,57,000 and 3,97,000. Now 4,57,000 and 3,97,000 belongs to the preference shareholders and for the equity shareholders. तो preference shareholders के लिए कितना पैसा आएगा हमने वो निकाल लिया, इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए कितना पैसा आएगा वो हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया। और ऐसा ही सेम टेक्निक हमने पिछले क्लास वर्क के क्वेश्चन में भी इस्तेमाल किया था। यहां तक का पॉइंट सभी को समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? अब हमें यहाँ पे एंट्रीज तो क्रिएट करना नहीं था, हमें डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाना था। तो ध्यान देंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारे सामने मेजर चैलेंज क्या होगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा लिखना है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना पैसा लिखना है। ऑलराइट, ये आपके लिए एक मेजर चैलेंज होगा। तो ध्यान दीजिए, हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है 3,97,000 एंड पेमेंट करना है 3,57,000। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट होगा 3,97,000 एंड 3,57,000। तो मैं एक बार इस अमाउंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, 3,97,000 एंड 3,57,000। कैन यू टेल मी कि ये जो पेमेंट है वो शेयर्स के फॉर्म में कितने शेयर्स के फॉर्म में निकल कर आएगा? मतलब कि हाउ मच नंबर ऑफ शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट किया जाएगा? तो क्वेश्चन में लिखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में होगा, जहां पे हमें 10 रुपीज का एक शेयर 5 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करना होगा। 10 रुपीज का एक शेयर 5 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे 3,97,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 15 से और यहाँ पे 3,57,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 15 से। और ये डिवीजन करने के बाद में मेरे पास एक बहुत ही अजीब सी वैल्यू निकल कर आएगी। देखें जरा आप, 3,97,000 अपॉन 15, वैल्यू निकल कर आएगा 26,466.6666। इस तरह का वैल्यू आएगा। एंड 3,57,000 डिवाइडेड बाय 15, यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू आएगा, दैट इज 23,800। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है और वो पेमेंट नंबर ऑफ शेयर्स के फॉर्म में करना है। यस और नो? यस। तो अगर नंबर ऑफ शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट करा जाएगा तो हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे ना, तभी तो आप बैलेंस शीट में लिख पाएंगे कि हमने कितने शेयर इशू करे। याद करिए, जब बैलेंस शीट में नोट बनाते हैं तो नोट में आपको लिखना पड़ता है ना कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू हुए। तो कंपनी क्यू के लिए तो प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज कंपनी क्यू में जो नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे दे आर 23,800 और एक शेयर कितनी वैल्यू पे इशू हो जाएगा? 15 रुपीज की वैल्यू पे इशू होगा। बट जब कंपनी पी की बात कर रहे हैं तो कंपनी पी के लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो डेसिमल्स में आ गए। क्या हम शेयर्स डेसिमल्स में इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब भी शेयर्स डेसिमल में निकल कर आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है? जो डेसिमल का पोर्शन है वो हमें इन कैश पे करना पड़ता है, जो फ्रैक्शन का पोर्शन है वो हमें इन कैश पे करना पड़ता है और रिमेनिंग के लिए हमें क्या इशू करने पड़ते हैं? शेयर इशू करने पड़ते हैं।
यानी यहाँ पे हम लोग एट मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर पाएंगे? वी विल बी एबल टू इशू ओनली 26466 शेयर्स। आप इसको राउंड ऑफ करके 7 मत कर देना, अगर ऐसा करोगे तो ये गलत माना जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कई बच्चों ने सॉल्यूशन में ऐसा कर दिया होगा कि उन्होंने 26467 शेयर्स ले लिए होंगे। नहीं, ये गलत है। 26467 शेयर्स नहीं आएंगे। आप यहाँ पे शेयर्स को राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। ना तो शेयर फ्रैक्शन में इशू हो सकते, ना शेयर्स का राउंडिंग ऑफ किया जा सकता। जितने शेयर्स आए आपको उतने ही शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो कितने शेयर निकल कर आ गए? 26466। यानी कि हमारी मजबूरी है कि हमें इतने ही शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो जब मैं 26466 शेयर इशू करूंगा तो एक शेयर 15 रुपीज पे इशू करा जाएगा, यस और नो? तो जब मैं 26466 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास पेमेंट का अमाउंट आएगा 396990। मेरे पास पेमेंट का अमाउंट आएगा 396990। एंड टेक्निकली हमें पेमेंट कितना करना था? हमें पेमेंट करना था 3,97,000। हमारा पेमेंट निकल कर आया 3,96,990। हमें पेमेंट करना था 3,97,000। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मेरे पास डिफरेंस कितना आएगा? 10 रुपीज का। यानी शेयर्स के फॉर्म में 10 रुपीज कम पे करे गए, ठीक है ना। शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट कितना हुआ? 3,96,990 और पेमेंट करना था 3,97,000। 10 रुपीज का डिफरेंस है। ये 10 रुपीज का जो डिफरेंस है वो बच्चों कैश में सेटल करा जाएगा। 10 रुपीज का जो डिफरेंस है वो कैश में सेटल करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो आपके फ्रैक्शन फॉर्म में आ चुके हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये सब बातें समझ में नहीं आ रही हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉपर वर्किंग नोट बना के यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। और जिन बच्चों का सॉल्यूशन नहीं हो पाया, हो सकता है काफी सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हो इस क्वेश्चन को, तो वो भी सीख लें कि यहाँ पे कैसे करा जाएगा सॉल्व। ओके, तो वर्किंग नोट में चल रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, number of shares to be issued by R Limited, number of shares to be issued by R Limited, and here we are specifically talking about the equity shares। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेसिकली इक्विटी शेयर्स की। तो ध्यान दीजिएगा, इक्विटी शेयर कितने कितने इशू होंगे। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बच्चों, इक्विटी शेयर्स हम इशू करने वाले हैं किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर ये वर्किंग आपने नहीं बनाई है तो आपको ये वर्किंग बनानी है, ठीक है। आप नोट करें इसको, बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैसे मालूम चलेगा कि आपने नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले, कैश कैसे निकाला? यहाँ पे एंट्रीज तो है नहीं, तो एंट्रीज नहीं है, इसलिए वर्किंग शो करना जरूरी है। जो हमने पिछला क्लास वर्क के अंदर क्वेश्चन किया था, वहां पे मैंने इशू ऑफ शेयर्स के आपको वर्किंग इतनी शो नहीं करी थी। हालांकि हमने वर्किंग वहां पे क्रिएट करा था कि कितना पेमेंट मिलेगा इक्विटी शेयर्स को, कितना पेमेंट मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स को, वो हमने शो करा था। बट एग्जैक्टली हमने नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले, इतना सब कुछ हमने शो नहीं करा। बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली शो करना पड़ेगा। रीजन भी यहाँ पे जर्नल की एंट्रीज नहीं पूछी है। सो इक्विटी शेयर हमें इशू करने टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कौन कौन सी कंपनी के? ऑफ पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स को हम लोग इक्विटी शेयर इशू करेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना आएगा। पेमेंट टू बी मेड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कितना करना है? वी हैव टू पे देम 3,97,000 and we have to pay them 3,57,000। आई होप कि सब बच्चों ने वैसे यहां तक तो ठीक सॉल्व करा होगा। 3,97,000 एंड 3,57,000 ये तो आपने निकाल ही लिया होगा। अगर ये भी नहीं निकाल पाए तो फिर बहुत गलत बात है। इसका मतलब आप चैप्टर में थोड़े ढीले चल रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं आपका रिवीजन कमजोर चल रहा है, या आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। सो 3,97,000 एंड 3,57,000 ये हमें पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इशू वैल्यू
of share, issue value of share, that is 15 rupees each. 10 रुपीज का शेयर है, 5 रुपीज पे इशू करा जाएगा। अगर हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, number of shares to be issued. So 3,97,000 upon 15, it is 26466, 26466, and 3,57,000 upon 15, that is 23,800. हमें इतने नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे इशू करने पड़ेंगे, 26466 एंड 23800। और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सक्लूडिंग, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शन शेयर्स, एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शन शेयर्स, यानी जो शेयर्स फ्रैक्शन में आ गए उसको तो हम इशू नहीं कर सकते। फ्रैक्शन शेयर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, फ्रैक्शन शेयर्स के लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा, कैश पे करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आ गए, जो हमने किसको इशू करें, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ये नंबर ऑफ शेयर्स हमने किसको इशू करे हैं बच्चों, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ पी लिमिटेड एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ क्यू लिमिटेड। और मैं यहां पे साथ में लिख देता हूं कैश फॉर फ्रैक्शन शेयर्स, कैश फॉर फ्रैक्शन शेयर्स। हाँ जी, कैश पेमेंट कितना आएगा जरा समझिएगा। फ्रैक्शन में शेयर्स कितने आए थे मुझे बताइए जरा, फ्रैक्शन में शेयर्स कितने आए थे, हमने निकाला था 26466.6666, मैंने 4 डेसिमल तक लिया है, तो फ्रैक्शन में शेयर्स आए थे 4 डेसिमल तक, कितना 0.6666। और एक शेयर की इशू वैल्यू कितनी है, 15, एक शेयर की इशू वैल्यू है 15, तो मैंने 0.6666 को 15 से मल्टीप्लाई करा, तो फ्रैक्शन शेयर्स के लिए कैश निकल कर आ गया 10 रुपीज। आप चेक कर लीजिए। वैसे हम इसको बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं कि हमें पेमेंट करना था 3,97,000 और शेयर्स के फॉर्म में आ गया 2,96,990, इतना पेमेंट आया था, सॉरी 3,96,990 का पेमेंट आया था। डिफरेंस 10 रुपीज क्या कहाँ पे चला गया, कैश में चला गया। या फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं कि हमें एक शेयर 15 रुपीज में इशू करना है और फ्रैक्शन शेयर का अमाउंट है 0.6666, तो मैंने 0.6666 को 15 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पे फ्रैक्शन शेयर्स के लिए कैश निकल कर आया 10 रुपीज का। तो ध्यान रखें यहाँ पे क्यू लिमिटेड के लिए कोई भी फ्रैक्शन शेयर्स नहीं है, फ्रैक्शन शेयर्स आर ओनली फॉर व्हाट, पी लिमिटेड। ऑलराइट, अब नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने इशू करे हैं वो डेफिनेटली इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो करे ही हैं, उसके अलावा हमने और किसको इक्विटी शेयर इशू करे हैं, डिबेंचर होल्डर्स को भी तो इशू करें। सो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय आर लिमिटेड टू, अब मैं यहां पे लिखूंगा डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स को भी हमने यहां पे इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, बट सभी डिबेंचर होल्डर्स को नहीं करा, ओनली 50% डिबेंचर होल्डर्स को यहां पे हमने इक्विटी शेयर इशू करें। तो वो भी निकाल लेते हैं कितने करे होंगे। बच्चों चीजों को ढंग से समझना बहुत जरूरी है, आप अगर कोई भी चीज यहाँ पे रट लेंगे, रटने से काम नहीं चलने वाला, समझना बहुत जरूरी है। तो डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट कितना है, पेमेंट टू बी मेड, डिबेंचर होल्डर्स का टोटल पेमेंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये सब मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया। डिबेंचर होल्डर्स का यहाँ पे पेमेंट है 1,60,000, इट इज 1,60,000, दिस इज द पेमेंट फॉर द डिबेंचर होल्डर्स।
अब देखिए, मैंने यहां पे लिखा 50% ऑफ अबव, 50% ऑफ अबव कितना हो जाएगा? 50,000 एंड 30,000, यानी कि 50,000 और 30,000 तो डिबेंचर्स के फॉर्म में रहने वाला है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था, 50% हमें कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर्स में, तो रिमेनिंग 50 के लिए क्या होगा? रिमेनिंग 50 जो है वो डिबेंचर्स के फॉर्म में ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, बिकॉज 50% कन्वर्ट होगा तो रिमेनिंग 50% डिबेंचर्स के फॉर्म में ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे 50% ऑफ अबव, this is in form of debentures, in form of debentures, and balance 50%, 50% balance is in form of what? Shares। 50% का जो बैलेंस है वो शेयर्स के फॉर्म में है, यानी शेयर्स के फॉर्म में कितना अमाउंट चाहिए? अगेन 50,000 एंड 30,000, 50,000 एंड 30,000। अब यहां पे भी कई बच्चों की गलती हो गई होगी, जिन बच्चों ने इसको शेयर्स में कन्वर्ट करा होगा तो शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 10 से कर दिया होगा, क्योंकि इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। ये गलत है। आप देखिए, हमने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर इशू करे हैं वो कितने पे इशू करे? 10 रुपीज का शेयर 5 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करा है। इसका मतलब डिबेंचर होल्डर्स को भी जो 10 रुपीज का शेयर है वो 5 रुपीज के प्रीमियम पे ही इशू करा जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप डिबेंचर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 50% डिबेंचर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपन शेयर कैसे इशू कर रहे हैं? 10 रुपीज का शेयर 5 रुपीज के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो ध्यान रखें कि हमें यहाँ पे जब डिविजन करना है तो अगेन 15 से डिवाइड करना है। सो आई विल से इशू वैल्यू ऑफ शेयर, इशू वैल्यू ऑफ शेयर, that is how much? 15 and 15। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 50,000 डिवाइडेड बाय 15। फिर से यहां पे फ्रैक्शन शेयर्स निकल कर आ गए, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 3333। यहां पे मैंने फ्रैक्शन शेयर्स हटा दिए, ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शन शेयर्स। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन शेयर्स को एलिमिनेट कर रहा हूं, ठीक है। और सेकेंड केस में हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 2,000। 30,000 बाय 15, 2,000। यहाँ पे फ्रैक्शन शेयर्स नहीं आए, तो फिर से वही कहानी होगी, जितने फ्रैक्शन शेयर्स आ गए उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा? कैश पे करना पड़ेगा। सो कैश फॉर फ्रैक्शन शेयर्स। आप समझ रहे हैं इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन था? मे भी कुछ बच्चे इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए होंगे सॉल्यूशन की। फ्रैक्शन शेयर्स यहां पे निकल कर आए थे 0.3333। मैं अगेन 4 डेसिमल तक ले रहा हूं इसको, आप फिर से एक बार चेक कर लें। 50,000 को हमने डिवाइड करा 15 से तो आया था 3333.3333, 4 डेसिमल्स तक। इसके बदले कैश पे करेंगे, कैश इज 15 रुपीज पर शेयर, तो 0.3333 इंटू 15, क्योंकि इश्यू वैल्यू 15 रुपीज की है तो कैश निकल कर आएगा ₹5। कैश पेमेंट निकल कर आएगा ₹5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यहाँ पे जो हमने इक्विटी शेयर इशू करे वो किस तरह से इशू करे आप देख लीजिए। मैंने यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा जो वर्किंग नोट है वो बना दिया है। वर्किंग नोट नंबर 2, जिन बच्चों ने नहीं बनाया इसको अपने आप से, उनको बनाना पड़ेगा, इट इज असेंशियल। ये नंबर ऑफ शेयर इशूड अपन ने कैसे निकाले थे? ए डिवाइडेड बाय बी। इसको भी लिख लीजिए, इट इज ए डिवाइडेड बाय बी।
अब इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे आप जब बैलेंस शीट में नोट्स बनाएंगे तो आपके पास ये चीज अवेलेबल होगी कि हमने कितने शेयर इशू करे। अब इतना सारा काम आप रफ वर्क में तो नहीं कर सकते ना। अगर ये सारी चीजें आप रफ वर्क में करते तो आपके कुछ नंबर कट जाते, क्योंकि जो कॉपी चेक करता उसको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले हैं। इसलिए यहाँ पे वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है। इज इट क्लियर? और वैसे मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि जो चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है उसके लिए आपको वर्किंग नोट डेफिनेटली बना देना चाहिए। जिन बच्चों का रह गया है कॉपी कर लें जरा। We have calculated the shares to be issued by R Limited to the equity shareholders and to the debenture holders. To equity shareholders and to debenture holders. जो रिमेनिंग 50% डिबेंचर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। इसके बाद अब मैं आगे लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टेल मी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नाउ। सबसे पहले आया था 26466, 26466। उसके बाद आया 23,800, 23,800। ठीक है, 26466 एंड 23,800। फिर आ गया 3333 और उसके बाद आ गया 2000। तो मेरे पास ये निकल कर आ जाएगा कि हमने कितने इक्विटी शेयर इशू कर दिए। 26466 प्लस 23,800 प्लस 3333 प्लस 2000। So total equity shares issued are 55599. 55599 equity shares are issued. Is that clear? 55599 इक्विटी शेयर्स आर इशूड। जिन बच्चों ने राउंड ऑफ करा है उनका एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है सॉल्यूशन। शेयर्स के केस में राउंडिंग ऑफ अलाउड ही नहीं होता। अमाउंट को राउंड ऑफ कर सकते हो आप, जो भी चीजें रुपीज में है उनको राउंड ऑफ कर सकते हो, बट जो चीज नंबर ऑफ शेयर्स के फॉर्म में है उसका राउंडिंग ऑफ पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करे वो निकालना आसान है, इसलिए मैंने वहां पे वो चीज लिखी नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना यहाँ पे बहुत आसान है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो इक्वल नंबर में इशू होंगे, जितने पहले थे उतने अभी होंगे। तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स पी के पास में 600, अभी भी कितने इशू करने पड़ेंगे 600। क्यू के पास में 400 शेयर्स, अभी भी कितने इशू करने पड़ेंगे 400 शेयर्स। ऑल राइट, चलिए तो अब मैं आपको एक बार बैलेंस शीट के जो नोट्स हैं वो दिखाना शुरू करता हूं, जिससे आप एक एक करके वेरीफाई कर पाएं कि यहाँ पे हम लोग किस किस तरह से प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो ये हमारे बैलेंस शीट के नोट्स हैं। फर्स्ट नोट इज फॉर द इक्विटी शेयर कैपिटल एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट आएगा 555,990। ये कैसे निकल कर आया? हमने वर्किंग नोट 2 में नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए थे। देखिए जरा, वर्किंग नोट 2 जो आपको मैंने अभी बनवाया, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए एंड द नंबर ऑफ शेयर्स आर 55599। तो 55599 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, you will get the amount of equity share capital that is 555,990। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वही सेम रहेगा। 600 शेयर्स तो पी के हैं, 400 शेयर्स क्यू के हैं, कुल मिलाकर 1000 शेयर हो जाएंगे। 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1 लाख।
इन दोनों के ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा दी शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट आपको स्टेट करना है, कंपलसरी है। दोनों केस में आपको स्टेट करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स के लिए भी और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी। दीज शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बच्चों आपके शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना हो गया? शेयर कैपिटल का अमाउंट फाइनलाइज हो गया 655,990। इन द बैलेंस शीट जो शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा दैट विल बी 655,990। सेकेंड नोट हम बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस का, और आप ध्यान दीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कंपलसरी नेचर का रिजर्व है, मैंडेटरी रिजर्व है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो अगर हम जर्नल बनाते तो एक एंट्री बनाते एमैल्गमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। ठीक है, इसके लिए रिजर्व एंड सरप्लस में कैसे प्रेजेंटेशन करा जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में प्रेजेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें कंपेयर करना होता है एमैल्गमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के अकाउंट को, और अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ जाता है? 0। तो आप देखिए यहाँ पे 14,000 का रिजर्व आया स्टैट्यूटरी, और हमने माइनस कर दिया एमैल्गमेशन एडजस्टमेंट 14,000, अल्टीमेट अमाउंट आ गया 0। बट साथ में यहाँ पे इशू की एंट्रीज के दौरान प्रीमियम निकल कर आएगा, बिकॉज हमने 5 रुपीज के प्रीमियम पे इक्विटी शेयर को इशू करा था। इन टोटल हमने कितने इक्विटी शेयर इशू करे हैं? 55599। तो 55599 हमने इक्विटी शेयर इशू करे, हर शेयर पर 5 रुपीज का प्रीमियम है। तो 55599 मल्टीप्लाई बाय 5, प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा 277,995। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज 277,995। ये हमने कैसे निकाला? हमने टोटल शेयर इशू करे हैं इक्विटी शेयर्स 55599, और हर शेयर के ऊपर 5 रुपीज का प्रीमियम है। सो 55599 मल्टीप्लाई बाय 5, इट गिव्स मी 277,995। ये मेरा अमाउंट हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब बच्चों आपको एक बात और भी याद होनी चाहिए कि जब भी अमेलगमेशन परचेज के नेचर का होता है तो यहाँ पे गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व अराइज हो सकता है। अब जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था क्लास वर्क में, हमने पीसी कैलकुलेट किया था नेट असेट मेथड से, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे भी गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व कुछ भी अराइज नहीं हुआ था। और ऐसे ही यहाँ पे भी इस क्वेश्चन के अंदर भी गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व अराइज नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? अब सुनिए, अगर हमें गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालना होता है कौन से मेथड में? परचेज के मेथड में। तो मैं आपको जरा एक बार नोट्स दिखा दूं, आप चेक करें मेरे नोट्स, देखें जरा यहाँ पे जो हमने नोट्स लिखे थे वहां पे लिखा था कि हमें गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालना होगा, और गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं परचेज कंसिडरेशन को नेट असेट्स के अमाउंट से। अगर परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट ज्यादा है और नेट असेट का अमाउंट कम है तो गुडविल निकल कर आएगा, और अगर पीसी का अमाउंट कम है, नेट असेट का अमाउंट ज्यादा है, तो फिर कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा। अब जरा आप एक बात सोचिए, जो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं वहां पे आपने पीसी कौन से मेथड से निकाला है? आपने पीसी खुद निकाला है नेट असेट मेथड से, यस और नो? अगर हमने पीसी ही नेट असेट मेथड से निकाल लिया तो जो आपका पीसी है वही आपके नेट असेट्स हैं। अब जब भी आप इनको कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन में दोनों की वैल्यू सेम होगी, जो पीसी की वैल्यू है वही आपकी नेट असेट्स की वैल्यू है, हाँ या ना? तभी तो यहाँ पे गुडविल कैपिटलिज्म नहीं आता। ये वाली बात मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन नहीं करी थी, बट अब एक्सप्लेन कर रहा हूं कि गुडविल कैपिटलिज्म क्यों नहीं आता है। क्योंकि अगर आप नेट असेट्स मेथड से पीसी निकालते हो तो जो आपने नेट असेट का वैल्यू निकाला वही आपके पीसी का वैल्यू बन के आ जाता है। तो नेट असेट्स कितने हैं? 4,57,000, और पीसी का वैल्यू भी कितना है? 4,57,000। इन द सेम वे फॉर क्यू लिमिटेड नेट असेट का वैल्यू कितना है? 3,97,000, और पीसी का वैल्यू भी कितना है? 3,97,000। तो ना तो गुडविल आएगा और ना ही कैपिटल रिजर्व आएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप देखिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं वहां पे कैपिटल रिजर्व शो नहीं करा, ना ही गुडविल शो करा। ऑलराइट, तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा? 277,995। डिबेंचर्स की बात करते हैं। आधे आधे डिबेंचर्स आज भी हमारी किताबों में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और वो आधे की वैल्यू कितनी हो गई थी? 80,000। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, डायरेक्टली ऐड करके लिखना है 80,000।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ जाएगा, आएगा 22,000। टेंजिबल एसेट की जहां तक बात है तो बच्चों बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी इन दोनों को अपवर्ड रीवैल्यू करना था 10% तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन के बाद में बिल्डिंग का वैल्यू आ गया 2,37,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू आ गया 3,23,000। तो टेंजिबल एसेट का वैल्यू आ चुका है 5,60,000। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,30,000। मुझे लगता है कि जिन बच्चों का बाकी पार्ट सही नहीं हुआ क्वेश्चन का, एटलीस्ट उन लोगों ने यहाँ पे कुछ चीजें बिल्कुल ठीक ठीक निकाल ली होंगी। जैसे कि आप देखिए, डिबेंचर का आधा अमाउंट सही निकाल सकते हैं, ट्रेड पेबल्स का अमाउंट ठीक ठाक निकाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन सही आ जाएगा, टेंजिबल एसेट का अमाउंट ठीक निकल कर आएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी सही निकल कर आ जाएंगे, स्टॉक ये भी आपका सही निकल जाएगा बिकॉज स्टॉक के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं था। ट्रेड रिसीवेबल्स आपको प्रोविजन माइनस करके शो करने पड़ेंगे नोट में, अमाउंट आ जाएगा 1,44,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। बट कैश का अमाउंट आपका रॉन्ग हो सकता है, यानी कि आप समझे कि अगर आपने इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट गलत भी करे थे तो भी आपको बाकी पॉइंट्स के मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको मैंने समझाया था कि अगर क्वेश्चन 15 नंबर का आता है तो 7 से 8 नंबर आप इजीली यहाँ पे जुगाड़ सकते हो अगर आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग बनाकर आएंगे, बाकी सब वैल्यूज को स्टेट करेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट आप इतने नंबर तो यहाँ पे कमा सकते हैं। ऑल राइट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का अमाउंट आएगा 129985। ये कैसे आया आप देखिए, पहली कंपनी में कैश है 80,000, दूसरी कंपनी का कैश है 50,000, तो 80 एंड 50 इज 1,30,000 और हमने यहाँ पे 15 रुपीज का कैश फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए पे कर दिया है। 15 रुपीज का कैश फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए पे कर दिया। चेक अवर वर्किंग नोट नंबर 2। देखो पहले हमने यहाँ पे करा था 10 रुपीज और फिर हमने डिबेंचर्स को पे कर दिया 5 रुपीज। टोटल फ्रैक्शन शेयर्स के लिए कैश पे हो गया 15 रुपीज का, तो मैंने 15 रुपीज यहाँ माइनस कर दिए और मेरा जो फाइनल कैश बैलेंस आ गया दैट इज 129985। 129985। ऑल राइट, तो आप बैलेंस शीट बनाकर बैलेंस शीट को टैली करा सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल आएगा 1,115,985। 1,115,985 ये आपका बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको यहाँ पे सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करा दिए फॉर क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान। देखिए जरा, फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड एज एट 31st March 15। बैलेंस शीट एज एट 31 March 15 is given as follows. So equity share capital, preference share capital, general reserve, trade payables, land and building. Then we have plant and machinery, furniture fitting, inventory in trade, trade receivables, cash in and at bank. Y company limited agreed to take over X company limited on the following terms. आपको यहाँ पे जो बैलेंस शीट गिवन है वो कंपनी X का गिवन है और Y ने यहाँ पे X को टेक ओवर करा। अब समझिए कि यहाँ पे आपसे बैलेंस शीट तो पूछने नहीं वाला क्योंकि आपको कंपनी Y का तो बैलेंस शीट गिवन ही नहीं है, और जब तक कंपनी Y का बैलेंस शीट गिवन ना हो तो न्यू कंपनी का बैलेंस शीट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बात तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ने से मालूम चल रही है कि आपको यहाँ पे न्यू कंपनी का बैलेंस शीट नहीं देगा, आपसे ओनली एंट्रीज पूछेगा और पीसी निकालने को पूछेगा। ठीक है, तो पीसी कैसे निकालना है? एक्स कंपनी का एक शेयर 80 रुपीज का माना जाएगा। एक्स कंपनी कौन है? वो कंपनी जो अपने बिजनेस को सेल कर रही है, उस कंपनी का एक शेयर 80 रुपीज का मान लेना है। बहुत अच्छी बात है। चेक करें उनके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। टोटल शेयर कैपिटल है 15 लाख। ध्यान दीजिए, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख। 15 लाख को डिवाइड कर दिया 100 से, तो इनके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 15,000। अब सोचिए कि अगर आप एक्स कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, अगर आप एक्स कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपके पास 15,000 शेयर्स हैं और आपके एक शेयर की आज मार्केट में कीमत है 80 रुपीज, तो आप कम से कम मुझसे कितना पैसा मांगोगे? इफ यू आर अ रैशनल शेयर होल्डर तो आप कितना पैसा मांगोगे? 100 रुपए मत बोलना, क्योंकि आपको 100 रुपए मिलेंगे नहीं। 100 रुपए तो फेस वैल्यू है और आज इसकी मार्केट में कीमत 100 रुपए है ही नहीं। मार्केट में कितनी कीमत है? 80। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 80, आप मुझसे मिनिमम पैसा कितना मांग रहे हैं? यू आर डिमांडिंग 12 लाख रुपीज फ्रॉम मी एट मिनिमम। ठीक है, आप मुझसे 12 लाख रुपए एट मिनिमम मांग रहे हैं। अब
अगर मैं आपको 12 लाख पे करूंगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इससे ज्यादा पे कर दूंगा तो आपके लिए फायदा है, इससे कम पे करूंगा तो नुकसान है। ठीक है, यानी कि आपको एट मिनिमम मुझसे कितना पैसा चाहिए, 12 लाख रुपीस चाहिए। आगे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर्स विल बी इशूड बाय वाई कंपनी लिमिटेड बाय वैल्यूइंग इट्स ईच इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट ₹120 पर शेयर। लिखा है कि जो पेमेंट करा जाएगा वो वाई कंपनी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में करा जाएगा, और उनका एक ₹100 का शेयर 120 का मान लिया जाएगा। उनका एक ₹100 का शेयर 120 का माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इशू ऑफ शेयर्स है वो कैसे करा जा रहा है, एट अ प्रीमियम, 20 रुपीज के प्रीमियम पे शेयर इशू करे जा रहे हैं। तो 12 लाख का पेमेंट करना है और एक शेयर 120 का होगा, तो मैं यहाँ पे 12 लाख को डिवाइड कर दूंगा 120 से, आई विल गेट द नंबर ऑफ शेयर दैट इज 10,000। तो 10,000 इक्विटी शेयर इशू होंगे। प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या लिखा है, 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड विल बी गिवन 11% डिबेंचर्स। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट डिबेंचर्स के फॉर्म में हो रहा है, यानी न्यू बैलेंस शीट अगर बनाते, वैसे बनानी नहीं है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म हो जाता, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो पेमेंट करा है वो डिबेंचर्स के फॉर्म में हमने कर दिया है, एंड दीज आर हाउ मच, 11% डिबेंचर ऑफ द सेम वैल्यू। बहुत ही अच्छी बात है। तो वैल्यू भी कितना रहेगा, 5 लाख रहेगा। तो मेरा पीसी का अमाउंट कितना आ गया, मुझे 12 लाख का पीसी पे करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और मुझे 5 लाख का पीसी पे करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। मेरा पीसी का अमाउंट इन अ सिंपल वे कितना निकल कर आ गया, 17 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखिए जो हमारा पीसी का वैल्यू है दैट विल बी 17 लाख, 17 लाख रुपए का पीसी आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग अपन एंट्रीज बना लेंगे। पहला एंट्री बनेगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड 17 लाख। अगला एंट्री एसेट टेक ओवर करने का बनेगा, लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने का बनेगा। हमने सारे एसेट लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया, रिजर्व्स को टेक ओवर नहीं करना है। ये देखिए, ये आपका एंट्री बन गया। 17 लाख का पीसी है, नेट असेट से कंपेयर करेंगे, कैपिटल रिजर्व यहाँ पे निकल कर आएगा 6 लाख रुपीज का। कैपिटल रिजर्व निकल कर आएगा 6 लाख रुपीज का। और आखिरी एंट्री पेमेंट के लिए करना है, तो पेमेंट के लिए हमने यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू करे हैं और डिबेंचर इशू करे हैं। इक्विटी शेयर का इशू एट प्रीमियम है, तो आखिरी एंट्री पेमेंट की हो गई। बस आपका सॉल्यूशन खत्म। मैं वही आपको बोल रहा हूं कि मैंने आपको जो दोनों क्वेश्चन दिए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 24 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली इजी। क्वेश्चन नंबर 21 हल्का सा डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर्स है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए थे, तो आई थिंक कुछ बच्चों ने फ्रैक्शंस वाले केस में गलती करी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो गया सबको, एक बार फिर देख लीजिए। ये है पीसी का कैलकुलेशन। एक शेयर 100 की जगह पर 80 रुपीज का माना गया है, तो कुल मिलाकर 12 लाख का पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कुल मिलाकर 12 लाख का पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एंड 5 लाख का पेमेंट करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। दैट मीन्स टोटल पीसी टू बी पेड इज 17 लाख। यानी कि यहां पे हमने फॉलो करा है नेट पेमेंट मेथड। उसके बाद आपकी एंट्रीज आ गई। एंट्रीज में पहला एंट्री पीसी ड्यू करने का हो गया, दूसरा एंट्री आपका एसेट टेक ऑन ओवर का हो गया, और तीसरा एंट्री जो है that is for the payment. Payment is done in the form of equity shares issued at premium of ₹20 each and also in the form of debentures. बैलेंस शीट बनाना था नहीं, तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म। हो गया। चलिए, अब बच्चों मैं आपके सामने दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ध्यान रखना, सॉल्यूशन आपको खुद करना होगा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, और ये दोनों क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करके लाने होंगे। देखें जरा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड एंड फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड वर इन कंपीटिंग बिजनेस। They decided to form a new company named Super Fast Express Limited. The summarized balance sheet of both the companies were as under.
सुपर एक्सप्रेस का और फास्ट एक्सप्रेस का आपको बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। एक की बैलेंस शीट में यहाँ पे गुडविल भी है और दूसरे की बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ बोथ कंपनीज वर टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी एट देयर बुक वैल्यूज, बुक वैल्यू के ऊपर ही टेक ओवर किया गया है। द कंपनीज वर अलॉटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इन lieu of the purchase consideration amounting to 30,000, 20,000 for Super Express Limited and 10,000 for Fast Express Limited। हमने यहाँ पे कुल मिलाकर 30,000 शेयर इशू करें, 20,000 के शेयर इशू करें सुपर एक्सप्रेस को और 10,000 के शेयर इशू करें फास्ट एक्सप्रेस को। हमें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है सुपर फास्ट एक्सप्रेस का, कौन से मेथड से, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। व्हाट इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, यानी कि अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का माना गया है, ठीक है। जो अमेलगमेशन है बच्चों वो मर्जर के नेचर का माना गया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। क्योंकि अगर अमेलगमेशन परचेज के नेचर का होता तो हम क्या अप्लाई करते हैं, हम अप्लाई करते हैं परचेज मेथड। बट पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का मतलब ये हुआ अमेलगमेशन परचेज के नेचर का नहीं है, मर्जर के नेचर का है। तो बच्चों खास बात क्या होती है, जब भी अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का होगा आपको सारे के सारे एसेट, जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं वो सभी टेक ओवर करने पड़ेंगे, जितनी भी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज हैं वो भी सारी की सारी टेक ओवर करनी पड़ेंगी, और जो टेक ओवर होगा वो बुक वैल्यूज पे होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको रिजर्व्स भी टेक ओवर करने पड़ेंगे। ध्यान रखें यहाँ पे जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी, डायरेक्टली आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो हम ऐसे यहाँ पे रफली इवैल्यूएशन कर रहे हैं बैलेंस शीट में क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ऑब्वियस सी बात है इक्विटी शेयर कैपिटल का होगा। आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है देखो, 30,000 शेयर हम इशू करने हैं। 30,000 शेयर इशू करने, एक शेयर कितने रुपीस पे होगा, 100 रुपीस पे। आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आ चुका है 30 लाख, वेरी इजी। उसके बाद में आएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। अब अगर आपको याद है बच्चों, मैं आपको फिर से अपने नोट्स दिखा दूं जरा, नोट्स मुझे बार बार दिखाना ठीक लगता है जिससे आप समझ पाएं। सेकेंड एंट्री जो हम बनाते हैं बिजनेस के टेक ओवर की, वहां पे हम कंपेयर करते हैं किसको, हम कंपेयर करते हैं परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट को, किससे, शेयर कैपिटल के अमाउंट से, वेंडर कंपनी की शेयर कैपिटल से कंपेयर करते हैं। और फिर अगर कुछ डिफरेंस आता है हम उस डिफरेंस को रिजर्व्स में एडजस्ट करते हैं। हाँ ऐसा ही काम करते हुए आ रहे थे, मर्जर के नेचर की बात कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड देखना, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखिए, नेचर ऑफ मर्जर। यहाँ पे हमें कंपेयर करना है परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू को शेयर कैपिटल ऑफ वेंडर कंपनी से, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम एडजस्ट करते हैं रिजर्व्स में, राइट। तो जरा देखें अब हमारे इस क्वेश्चन में पीसी का अमाउंट कितना है, 20,000 शेयर इशू करे जा रहे हैं सुपर एक्सप्रेस को। तो 20,000 को जरा मल्टीप्लाई कर लें 100 से, पीसी का अमाउंट आया 20 लाख। एंड कोइंसिडेंटली अगर आप सुपर एक्सप्रेस की बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पे भी इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 20 लाख। वेरी गुड, अपन भी पे कर रहे हैं 20 लाख, उनका भी वैल्यू है 20 लाख। तो 20 लाख एंड 20 लाख कंपेयर करने पर आ गया जीरो डिफरेंस, मतलब कि आपको रिजर्व में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना वाइल टेकिंग ओवर दी सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड। सेम वे गोज फॉर दी फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। तो फास्ट एक्सप्रेस के केस में कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 10,000, और 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। बहुत ही बढ़िया बात, वैल्यू कितना पे करना है पीसी का, 10 लाख, और उनका पीसी भी कितना है, 10 लाख। अगेन आपको फास्ट एक्सप्रेस के लिए भी किसी भी तरह के रिजर्व में एडजस्टमेंट नहीं करना, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, देयर इज नो एडजस्टमेंट एट ऑल। बहुत ही सरल क्वेश्चन। इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू आ चुकी है, रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू को समझते हैं अब। तो अब बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या चीजें यहां पे आनी चाहिए। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, डेफिनेटली इंश्योरेंस रिजर्व विल बी अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, reserve account will be a part of reserve and surplus is itself a part of reserve and surplus। फिर से याद करें, मैंने आपको बताया अभी कि हमें रिजर्व्स के अंदर यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा पीसी का अमाउंट है वही हमारी पुरानी शेयर कैपिटल का अमाउंट भी है। तो रिजर्व्स में कुछ भी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे नहीं होगी। देयर इज नो नीड ऑफ एनी एडजस्टमेंट इन द रिजर्व्स टू बी मेड। ऑलराइट, तो इंश्योरेंस रिजर्व, रिजर्व अकाउंट एंड सरप्लस। अब मुझे यहाँ पे एक और पॉइंट दिख रहा है, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट। ये क्या माना जाएगा, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट इज ऑल्सो अ रिजर्व, ये भी एक रिजर्व है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे चार चीजें आएंगी, इंश्योरेंस रिजर्व आएगा, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट आएगा, रिजर्व अकाउंट आएगा और सरप्लस आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या नोट आना है, हम बनाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज का नोट। यू माइट बी वंडरिंग कि सर ये क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे प्रोविडेंट फंड गिवन है। प्रोविडेंट फंड इज अ पार्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा प्रोविडेंट फंड। उसके बाद फाइनली नॉन करंट लाइबिलिटीज का नोट आएगा और करंट लाइबिलिटी के नोट में आपको शो करना पड़ेगा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स आपको दोनों के यहाँ पे अवेलेबल हैं। कमिंग टू द एसेट साइड, एसेट साइड में पहला पॉइंट आपको मालूम है बच्चों क्या आना है, एसेट साइड में फर्स्ट पॉइंट इज द नॉन करंट एसेट। नॉन करंट में आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों आएंगे। टेंजिबल में क्या क्या आएगा देखिए, टेंजिबल में आएगा बिल्डिंग, टेंजिबल में आएगा मशीनरी, यहाँ पे आएगा टेंजिबल में बिल्डिंग एंड मशीनरी। और इनटेंजिबल में क्या आ जाएगा, इनटेंजिबल में आएगा गुडविल। ठीक है, उसके बाद करंट असेट की बात करते हैं। करंट असेट्स में आप देखिए हमारे पास में यहाँ पे इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। सो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर अ पार्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए डाल रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 23, जिसका हमने यहाँ पे फुल प्रूफ डिस्कशन जो है वो कर लिया है। ऑल राइट, इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 सिमिलर नेचर का है, और यहां पे भी ओनली आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। नो जर्नल एंट्रीज आर टू बी मेड, डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाना है। और बच्चों जहां पे डायरेक्टली बैलेंस शीट पूछे, आपको मैंने बोला था कि आपको प्रैक्टिस भी ऐसी करनी है कि हम डायरेक्टली बैलेंस शीट बना पाए। तो यहाँ पे बैलेंस शीट क्रिएट करना है अज्यूमिंग कि अमेलगमेशन मर्जर के नेचर का है एंड अज्यूमिंग अमेलगमेशन परचेज के नेचर का है। दो बार बैलेंस शीट बनेगी, एक बार मर्जर का नेचर मानते हुए और एक बार परचेज का नेचर मानते हुए। ठीक है, जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये हमें बैलेंस शीट गिवन है और नीचे लिखा है इशूड 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ वाई लिमिटेड। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी दे दिए, इसका मतलब नेट पेमेंट मेथड इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या लिखा, इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच to discharge the preference shareholders of Y limited at 10% प्रीमियम। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट का अमाउंट गिवन है आपको, 10% के प्रीमियम के ऊपर पेमेंट किया गया है। दे आर पेड एट 10% प्रीमियम। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यहाँ पे कितने हैं, 22 लाख रुपीज इन थाउजेंड्स हैं, तो ये 22 लाख बन जाएगा और ये बन जाएगा 17 लाख। तो 22 लाख एंड 17 लाख। ठीक है, इस पे 10% एक्स्ट्रा पे करना है। तो 22 लाख में जब मैं 10% एक्स्ट्रा पे करूंगा, अमाउंट निकल कर आ जाएगा 24,20,000। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा बच्चों 24,20,000 और यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 17 लाख में 10% एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो अमाउंट आएगा 18,70,000। प्लीज आप ध्यान देना, यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका इशू तो एट पार है, बट जो पेमेंट है वो एट प्रीमियम है। डिफरेंस समझ में आता है ना? अगर पेमेंट प्रीमियम पे होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आता, बट अगर इशू एट प्रीमियम होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पीसी तो आ चुका है 24,20,000 एंड 18,70,000। ठीक है, अच्छा 24,20,000 इसका तो कोई यूज ही नहीं है। आई थॉट कि यहाँ पे दो कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बन रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्स ने टेक ओवर करा है वाई को, एक्स ने टेक ओवर करा है वाई को, तो एक्स का अपन पॉइंट यहाँ पे हटा देते हैं, ओनली वाई का पॉइंट देखते हैं। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पीसी है दैट इज 18,70,000। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पीसी है 18,70,000 और इक्विटी शेयर्स के लिए पीसी का अमाउंट कितना है, क्लियर कट लिखा है कि हमने 3,50,000 शेयर इशू करे हैं, एक शेयर 10 रुपीज का है, इशू भी एट पार है। इसका मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 35 लाख। 35 लाख का पीसी आ गया बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर्स का, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पीसी निकल कर आ गया 18,70,000। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, हमारा टोटल पीसी का अमाउंट आ जाएगा 53,70,000। देखिए हमने यहाँ पे ओरली कैलकुलेशन कर लिया, 53,70,000 is the amount of purchase consideration. Is it clear? आगे लिखा है डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। जो यहाँ पे आपको डिबेंचर दे रखे हैं वाई के, दैट इज हाउ मच, 3,50,000।
ये एक्स के डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो टोटल डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,50,000। एंट्रीज में बनानी है नहीं वैसे भी। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। हालांकि जब भी मर्जर के नेचर का क्वेश्चन होगा तो इस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मर्जर के नेचर में आपको मालूम है कि हमें सारे के सारे रिजर्व जो हैं वो टेक ओवर करने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? तो बच्चों फिर से अपन वही वाली कहानी पे आ जाते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे पीसी निकालने के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे मर्जर के नेचर में तो कैसे बनेगा। सबसे पहला नोट किसका आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के हिसाब से हमारे पास कितना शेयर कैपिटल पहले से है, देखिए एक्स के पास यहाँ पे पहले से शेयर कैपिटल है 50 लाख का, एक्स के पास पहले से इक्विटी शेयर कैपिटल है 50 लाख का, और एक्स ने अभी और कितना इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दिया, 35 लाख का और इशू कर दिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आ जाएगा, 85 लाख। यस और नो? एक्स कंपनी के लिए, क्योंकि अब एक्स कंपनी प्रिवेल करेगी, वाई कंपनी खत्म हो जाएगी, तो एक्स कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 85 लाख। 85 लाख में से कितने शेयर्स अदर देन कैश में इशू हो गए, 3,50,000 शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पे दो तरह का आएगा, एक तो 14% और एक 15%। 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो एज इट इज आएगा 22 लाख, और साथ में आएगा 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो कितना आ जाएगा, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा आपका 18,70,000। 18,70,000 क्यों आया, क्योंकि पुरानी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 17 लाख था, 17 लाख को 10% के प्रीमियम पे डिस्चार्ज करना है, तो अमाउंट आ जाएगा 18,70,000 एंड ऑल ऑफ दीज शेयर्स ऑफ 18,70,000 रुपीज आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो ये तो आपकी कहानी हो गई शेयर कैपिटल की। शेयर कैपिटल का टोटल कितना आ जाएगा, 85 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल का है और 18,70,000 आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 1,03,70,000, 1,03,70,000। ये आपका यहाँ पे कैपिटल का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे रुपीज थाउजेंड्स के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, रुपीज अगर आप चाहें तो थाउजेंड्स के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, पूरा इसको बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर लेते हैं बच्चों। रिजर्व एंड सरप्लस के केस में अगर मर्जर का नेचर है तो आपको ब्लाइंडली सारे के सारे रिजर्व्स टेक ओवर करने पड़ेंगे। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ये तो है स्टैट्यूटरी, ये टेक ओवर करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये भी है स्टैट्यूटरी, ये भी टेक ओवर करना पड़ेगा। रही बात जनरल रिजर्व की एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो आपको मालूम है कि हमें यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, हमें यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। यस और नो? यस। मैं आपको एक बार फिर से नोट सिखा देता हूं, देख लीजिए। मर्जर के नेचर में सेकेंड एंट्री में हमें कंपेयर करना है परचेज कंसिडरेशन को विद द वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द वेंडर कंपनी, जिससे कुछ डिफरेंस निकल कर आएगा और वो डिफरेंस को हमें रिजर्व में एडजस्ट करना होगा। ठीक है, अब चेक करें हमें कितना एडजस्टमेंट करना है। आपका टोटल पीसी का अमाउंट हमने निकाल लिया 53,70,000। यस और नो? फिर अपन चेक कर लेते हैं कैसे निकाला है। 3,50,000 इक्विटी शेयर इशू होंगे, एक शेयर इशू होगा 10 रुपीज पे, 35 लाख का पेमेंट होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट अमाउंट ऑलरेडी गिवन है 18,70,000। नेट पेमेंट मेथड से अपन ने पीसी निकाल दिया, तो 35 लाख प्लस 18,70,000 टोटल अमाउंट इज 53,70,000। 53,70,000 कंपेयर करा जाएगा विद द शेयर कैपिटल ऑफ वेंडर कंपनी। जरा चेक करें वेंडर कंपनी का कुल मिलाकर शेयर कैपिटल कितना आया। वेंडर कंपनी का कुल मिलाकर शेयर कैपिटल आया है 47 लाख। 47 लाख। नाउ जस्ट इमेजिन, हम लोग 47 लाख के वर्थ बिजनेस के बदले, जिनके बिजनेस की वर्थ 47 लाख है, उसके बदले हम कितना पीसी पे कर रहे हैं, 53,70,000। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक्सेस पीसी पे करा जा रहा है, और ये जो एक्सेस पीसी है ये आपके रिजर्व्स में एडजस्ट करा जाएगा। इसका मतलब आपको वर्किंग नोट 1 जो आपने पीसी का बनाया है उसके अलावा आपको वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा।
और ये चीज हमने पहले क्रिएट करी हुई, आप हमारे पहले के सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों को अभी याद नहीं है, रिकॉल नहीं कर पा रहे, दे कैन चेक अवर प्रीवियस सॉल्यूशंस। जो हमने मर्जर के नीचे से क्वेश्चन सॉल्व करे थे, वहां पे हमने वर्किंग नोट नंबर 2 प्रिपेयर किया था टू फाइंड आउट द एडजस्टमेंट इन द रिजर्व्स। ठीक है, तो वहां पे अपन कैसे लिखेंगे, वर्किंग नोट 2 जब बनाएंगे वहां पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल का अमाउंट। शेयर कैपिटल का अमाउंट है कितना, टोटल मिलाकर है 47 लाख। मैं आपको यहाँ पे रफली बना के दिखा रहा हूँ। शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट है 47 लाख और पीसी का अमाउंट कितना है 53,70,000। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेस पीसी पेड। ये सब कुछ आपको फुल फॉर्म में अच्छे से शो करना पड़ेगा। तो 47 लाख का अमाउंट है शेयर कैपिटल का और 53,70,000 पीसी से पे कर रहे हैं हम। एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं 6,70,000। तो ये 6,70,000 का अमाउंट एडजस्ट करा जाएगा रिजर्व्स में से। कैसे एडजस्ट करना होगा ध्यान दीजिए, अब यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। हमारे पास पुरानी कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, जनरल रिजर्व है 2,50,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 5 लाख का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 5 लाख का और जनरल रिजर्व है 2,50,000 का और टोटल एडजस्टमेंट कितना करना है 6,70,000 का। टोटल एडजस्टमेंट करना है 6,70,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल रिजर्व तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जनरल रिजर्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 2,50,000 का जनरल रिजर्व कंप्लीटली ओवर। यस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वैल्यू कितनी है 5 लाख। अब ये पूरी तरह से ओवर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें टोटल एडजस्टमेंट करना है 6,70,000, उसमें से 2,50,000 जनरल रिजर्व से एडजस्ट हो गए। तो रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग है 4,20,000। तो हमें 4,20,000 का एडजस्टमेंट और करना है और हमारे पास P&L अकाउंट कितना अवेलेबल है, P&L अकाउंट 5 लाख का अवेलेबल है। यानी P&L अकाउंट में आज भी कितना बैलेंस बच जाएगा, 80,000 का बैलेंस बच जाएगा। यस और नो। तो जब हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में डेफिनेटली एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में डेफिनेटली जनरल रिजर्व भी आएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आएगा। बट आप इस बात को जरा समझिए कि जनरल रिजर्व का पूरा अमाउंट नहीं आ सकता। एक्स का तो पूरा अमाउंट आ जाएगा 5 लाख बट वाई का अमाउंट 0 आ जाएगा। रीजन बीइंग रिजर्व्स में एडजस्टमेंट हो गया। इन द सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक्स का तो पूरा आएगा 7,50,000 बट वाई का पूरा नहीं आ सकता बिकॉज वाई में हमने एडजस्टमेंट कर दिया। कितने अमाउंट का, 4,20,000 का। तो वाई का P&L कितना बचेगा, ओनली 80,000। अब कुछ बच्चे मुझसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन करते हैं कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्टमेंट कर दे पूरे 5 लाख का और जो बचा हुआ है वो जनरल रिजर्व से एडजस्टमेंट कर दें। मैंने कहा आप बिल्कुल कर सकते हो बच्चों, आप गलत नहीं हो इसके अंदर, क्योंकि आपको मैंने ये सिखाया था कि अगर एक्सेस अमाउंट आता है या अमाउंट कम निकल के आता है तो हमें रिजर्व्स में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट करने के लिए रिजर्व कौन से अवेलेबल है, एक तो जनरल रिजर्व और एक अवेलेबल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपकी जैसे इच्छा हो वैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। अल्टीमेटली टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट तो वही आना है, बस डिफरेंस किस में हो जाएगा, जनरल रिजर्व में या फिर P&L में। यानी जो बच्चे इस ओपिनियन में हैं कि सर हम 6,70,000 पहले पूरा एडजस्ट करना चाहते हैं P&L से, कोई बात नहीं कर दो। तो उस केस में आपका वेंडर कंपनी का P&L कितना हो जाएगा, 0। और जो 80,000 का बैलेंस है वो कहां बचेगा, जनरल रिजर्व के अंदर बचेगा। आप दोनों में से कोई सा भी ओपिनियन यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रखें कि जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट अल्टीमेटली आएगा एंड में, वो दोनों केस में सेम आने वाला है। ठीक है, तो चाहे से आप 80,000 GR के अंदर बचा लें या आप 80,000 P&L में बचा लें, बात एक ही निकल कर आने वाली है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई रिजर्व एंड सरप्लस की। अब आ जाइए इसके बाद क्या, इसके बाद बनाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के बारे में क्या लिखा है कि हम उनके डिबेंचर भी हमारे डिबेंचर में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे दोनों कंपनी के डिबेंचर 13% के हैं। तो 13% डिबेंचर की वैल्यू आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटीज में, दैट इज हाउ मच, 8,50,000। उसके बाद ट्रेड पेबल्स के नोट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली गिवन है। अदर करंट लायबिलिटीज के नोट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली गिवन है। तो यहाँ पे आप अपने नोट्स को अवॉइड कर देंगे ट्रेड पेबल्स के और अदर करंट लायबिलिटी के लिए। यानी लायबिलिटी साइड के लिए शेयर कैपिटल का नोट बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनेगा, साथ में रिजर्व एंड सरप्लस के लिए वर्किंग नोट भी आएगा क्योंकि हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है कंपैरिजन करके।
ठीक है। और कैसे बनता है वर्किंग नोट वो आप चेक कर सकते हैं हमारे प्रीवियस सॉल्यूशंस के थ्रू। और नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा 13% डिबेंचर्स। ऑलराइट, असेट में आ जाते हैं। असेट के अंदर आपको चाहिए होगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जहां पे आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ये तीनों चीजें यहाँ पे कंबाइन होने वाली हैं। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के नोट की आपको नीड नहीं होगी, इन्वेंट्री के नोट की नीड नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल के नोट की नीड नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नोट की नीड नहीं है, ठीक है। तो कितनी सारी अपन ने सेविंग्स कर ली, कुल मिलाकर अपन ने यहाँ पे 4 नोट्स ही बनाए बस। पहला किसका बनाया, शेयर कैपिटल का, दूसरा किसका, रिजर्व एंड सरप्लस का, तीसरा हमने किसका बनाया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, जहां पे डिबेंचर्स आ गए, चौथा हमने बनाया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का। बाकी सारे नोट्स हमने बचा लिए, हमें बनाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली फिगर्स गिवन है, सेम हेडिंग से गिवन है, देखो, ठीक है। तो 4 नोट्स में अपना काम हो जाएगा, और साथ में चाहिए होंगे 2 वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट परचेज कंसिडरेशन का, और दूसरा वर्किंग नोट आपका किसका होगा, कंपैरिजन का। कंपैरिजन किसके बीच में करना है बताइए, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, पीसी और किसका, शेयर कैपिटल का, ताकि हम रिजर्व में एडजस्टमेंट कर पाए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ओनली मर्जर वाला पार्ट सॉल्व करके लेकर आना है, परचेज वाला पार्ट सॉल्व नहीं करना, ओनली एंड ओनली मर्जर का पार्ट अभी सॉल्व करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज जो मैंने आपको होमवर्क में दोनों क्वेश्चन दिए, उन दोनों क्वेश्चन में आपको बनानी है बैलेंस शीट 25 एज वेल एज 23, दोनों में बैलेंस शीट बनानी है, और दोनों के अंदर आपको फॉलो करना है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ऑलराइट, तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करके लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, बाय बाय।